तो ये फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वीडियो में बात करने वाले हैं कि जहां घुटने से जो एल्डरली एज में पेन होता है उसका कारण क्या है, कैसे उसको पता लगाया जाए, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं, किस प्रकार से ठीक किया जाए, क्यों सूजन होती है उस घुटने के अंदर और क्यों किस तरीके से क्या परेशानियां होती हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो घुटने का मॉडल है, इस मॉडल के साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली बता दिया जाता है कि ग्रीस कम हो गई है, जबकि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। ये इमेजिनेशन में लगता है कि पता नहीं कितना सारा उसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, वो चीज़ नहीं होती है। नॉर्मली ये एक नॉर्मल नी का मॉडल आप देख सकते हैं। आगे की तरफ ये जो बोन होती है, ये पाली वाली बोन होती है जिसे हम पैटेला बोलते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाली हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं। नीचे वाली बोन जो होती है बड़ी वाली, इसको हम टिबिया बोलते हैं। छोटी बोन भी होती है ये वाली, इसको फिबुला बोलते हैं। तो मेनली इन दोनों बोन और ये जो आगे की पैटेला बोन होती है, इनका ही रोल होता है घुटने में होने वाले पेन के बारे में, उससे होने वाली आर्थराइटिस के बारे में। अब जो पेन, आर्थराइटिस, घुटने का घिसना, वो सब चीज़ क्या है। तो ये अगर हम देखेंगे, ऊपर वाली जो फीमर बोन आ रही है, इसको हम पीछे से देख रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है इस जगह, इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की लेयर्स दिख रही है, ये कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज जो होती है, इसकी मदद से घुटना अच्छी तरीके से मुड़ता है। तो ये कार्टिलेज आगे ऊपर वाली बोन पे भी है फीमर, और नीचे वाली बोन पे भी है टिबिया के ऊपर भी। तो दोनों बोन पे ये कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज आपस में घिसे ना, तो उनके बीच में ये एक पिंक कलर की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो मेनिस्कस का काम होता है कि जब ये हड्डी, जब इंसान चलता है तो ये हड्डियां आपस में ना टकराए, ये कार्टिलेज आपस में ना घिसे। इस कार्टिलेज की एक क्वालिटी होती है, एक हाइलिन कार्टिलेज होती है, बड़ी स्मूथ मूवमेंट के लिए होती है ताकि घुटने का मूवमेंट स्मूथली हो सके, और ये बची रहती है तो आपका घुटना ठीक रहता है लॉन्ग टर्म में। पर प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो एज के साथ साथ सालों साल चलने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होती है बीच की, जिसको हमने मेनिस्कस बोला था, ये घिसनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एबनॉर्मल लोड पड़ता है, एक एज बढ़ने के बाद वेट बढ़ने लगता है, और सालों के चलने के बाद वियर एंड टीयर जो एक नेचुरली होते हैं। और कुछ लोगों में ये डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं कि जैसे अगर किसी के घुटने में टेढ़ापन है, जिसको हम बोलते हैं बो लैग यानी वायरस नी। और ज़्यादातर ये जो घुटना घिसता है, वो इसको भी समझते हैं कि जो ये छोटी वाली हड्डी होती है, ये बाहर की तरफ है, आपके घुटने के बाहर की तरफ है। उसके अपोजिट वाली साइड में ये ज़्यादा घिसता है। तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें पता लगता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ऊपर की हड्डी दिखेगी, नीचे की हड्डी दिखेगी, और जो बीच का ये जो गैप है, जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ये हिस्सा एक गैप की तरह दिखेगा। तो ज़्यादातर लोगों को भ्रम होता है कि घुटने में गैप आ गया। गैप आ नहीं गया, गैप होना नॉर्मल बात होती है, क्योंकि ये चीज़ दिखेगी नहीं एक्सरे में, केवल हड्डियाँ दिखती हैं एक्सरे के अंदर। तो ये हिस्सा अगर है, ये मेनिस्कस अगर अभी बची हुई है, जो कि अच्छी बात है, तो आपके घुटने में एक गैप दिखेगा। तो गैप दिखना अच्छी बात है। पर अगर एक्सरे में ऐसा दिख रहा है कि ये हड्डी इस हड्डी से टकरा रही है, तो ये गैप खत्म हो गया है। इसका मतलब कि अब दवाइयों का काम करने का स्टेज खत्म हो गया है, क्योंकि अब डायरेक्टली घुटने की जो हाइलिन कार्टिलेज है, नीचे वाले बोन की हाइलिन कार्टिलेज ऊपर वाली बोन की हाइलिन कार्टिलेज से टकराएगी। और ये कार्टिलेज 4 लेयर में होती है। अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो चारों लेयर घिस जाती हैं, हड्डी आ जाती है, और जब हड्डी से हड्डी टकराती है, कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और पेनफुल सिचुएशन आ जाती है। तो वहाँ उस स्टेज में कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। अगर एक्सरे कराने पे घुटने में अभी भी गैप दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, तो फिर भी कई सारे मेडिसिन के ऑप्शंस होते हैं, फिजियोथेरेपी के ऑप्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। मेन बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे भ्रामक तरीके के इलाज समझ में आते हैं कि ये कार्टिलेज दोबारा बन जाएगी। तो नॉर्मली ये वाली जो कार्टिलेज होती है, ये ब्लू कलर की ऊपर वाली, और जो नीचे वाली जो बोन पे है, ये कार्टिलेज दोबारा से नहीं बनती है। और जो ये बीच की कार्टिलेज दिख रही है, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, ये कार्टिलेज दोबारा नहीं बनती है। ये लाइफ में एक ही बार बनती है। हालांकि अगर बहुत छोटा मोटा टीयर इनके अंदर आ जाता है, घिस जाता है, तो छोटा मोटा टीयर तो भर जाता है। एक इंफीरियर क्वालिटी की कार्टिलेज होती है, जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। इनकी कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो बन जाती है, थोड़ी बहुत कमी की भरपाई हो सकती है। पर हम ये सोचें कि किसी तरीके के तेल लगाने से, किसी प्रकार की अलग पैथी की मेडिसिन खाने से, किसी प्रकार के अलग ट्रीटमेंट से ये कार्टिलेज दोबारा बन जाए, ऐसा नहीं होता है।
इसीलिए इसके ट्रीटमेंट का जजमेंट इस प्रकार से होता है कि अगर एक्सरे कराने पे हमारी दोनों बोन के बीच में गैप दिख रहा है तो गैप दिखना अच्छी बात है, क्योंकि अभी बहुत सारे मेडिसिन के ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो घुटने में जो प्राइमरीली इंजरी होती है वो अगर जोड़ के अंदर होती है तो ये आर्थराइटिस, यानी कि ये चीज़ फ्रैक्चर की वजह से अगर जल्दी खराब हो जाती है, कभी यंग एज में फ्रैक्चर हुआ हो ऊपर वाली बोन में या नीचे वाली में, तो ये आर्थराइटिस और जल्दी आ जाती है। या कभी आपके यंगर एज में जो बीच की जो कार्टिलेज थी ये टूट जाती है, मेनिस्कस की इंजरी हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन होती है यंगर एज में। आजकल जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं तो भी ये आर्थराइटिस घुटने के अंदर जल्दी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा यंगर एज में अगर कोई आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है, क्योंकि आर्थराइटिस भी समझना चाहिए कि दो तरीके की होती हैं। एक होती है जो एज के साथ होती है, कि 60 की उम्र के बाद आनी शुरू होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड है, कि एज की वजह से चेंज आ रहे हैं। दूसरी आर्थराइटिस होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जहां पे घुटने में सूजन आती है, उस सूजन से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो इस कार्टिलेज को गला देते हैं, वो होती हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो यंगर एज में भी ये बीमारी कर सकती हैं। वहां पे घुटने के अंदर गैप बना भी होगा, उसके बाद भी घुटना काफी हद तक घिस जाता है, क्योंकि जो सूजन आती है उससे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो इस कार्टिलेज को गला देते हैं, जिसकी वजह से घुटने में यंगर एज में ही पेन, सूजन हो जाता है और घुटने घिस जाते हैं, और उनको बाद में चेंज करने की ज़रूरत बहुत ही यंगर एज में भी पड़ जाती है। लगभग 50s में ऐसी ज़रूरत पड़ने लगती है, इतना घुटना ख़राब हो जाता है। तो ये मोटी मोटी बात हुई कि हमारा घुटना जब ख़राब होता है तो हमने सबसे ख़राब की बात तब कही कि जब घुटने के अंदर गैप दिखना ख़त्म हो जाता है। अगर अभी गैप मेंटेन्ड है, हमने एक्सरे करा के देखा गैप मेंटेन्ड है, तो अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन होते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी में क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, जिसमें सिखाया जाता है कि दोनों घुटनों को सीधा किया जाए और पंजे को अपनी तरफ खींच के रखा जाए, और घुटने के नीचे एक तकिया लगा के उसको अपने घुटने से दबाया जाए। ये क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है जो इस मसल को मजबूत करने के लिए होती है, जो घुटने को चलाने में हेल्प करती है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। दूसरे बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज सप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोजामाइन के सप्लीमेंट्स होते हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, MSM, डायासरिन, ये अर्ली टाइप के सप्लीमेंट्स होते हैं। इनका एक मेन बेनिफिट एल्डरली एज में होता है कि जो पेन किलर खाने की ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है इन सप्लीमेंट को खाने से, और पेन काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। और इन सप्लीमेंट को एक लॉन्गर ड्यूरेशन 5 महीने 6 महीने आराम से खाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह के साथ साथ, और एक्सरसाइज की जा सकती है उन चीज़ों से जिनसे जल्दी ये घुटना घिसेगा उनसे बचा जा सकता है। तो शुरुआती स्टेज में ग्रेड 1 की आर्थराइटिस में ये सारी दवाइयों के ऑप्शंस होते हैं। ग्रेड 2 तक भी, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है वो 4 ग्रेड्स में होती है, तो पहली 2 ग्रेड में तो दवाइयों का रोल अच्छा है, जहां आप दवाइयों की मदद से काफ़ी समय तक ठीक रह सकते हैं। पर जैसे जैसे ये घिसता जाएगा वैसे वैसे पेन किलर की ज़रूरत बढ़ जाती है। अब ये बात जानने की ज़रूरत है कि जो पेन किलर होती हैं उनके भी प्रकार होते हैं। कुछ पेन किलर्स होती हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जा सकती हैं पेशेंट के सेफ्टी एज प्रोफाइल को देखते हुए, जो NSAID ग्रुप की आती हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जा सकती हैं कुछ समय के लिए, जैसे हफ्ते में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और कई बार 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, और वो भी सेफ्टी प्रोफाइल देखते हुए कि कहीं कोई किडनी लिवर की बीमारी तो नहीं है। कुछ ऐसे पेन किलर्स होते हैं जैसे पैरासिटामोल ग्रुप के पेन किलर्स होते हैं, ट्रेमाडोल ग्रुप के पेन किलर्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एल्डरली एज में लंबे समय तक डॉक्टरी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ दिए जा सकते हैं, और वो दिए ही जाते हैं क्योंकि इतना पेन होता है कि कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ती है। सप्लीमेंट हमने बताए ही थे कि ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, MSM और डायसरिन के इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं। आजकल थोड़े से और एडवांस ऑप्शंस भी साथ में आने लगे हैं, जिसमें कोलेजन का एक सप्लीमेंट ऐड कर दिया जाता है इन अलग अलग ग्लूकोजामाइन के कॉम्बिनेशन के साथ, डायसरिन के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसमें कोलेजन साथ में दिया जाता है, जो कहते हैं कि वो रिपेयर कर देता है। बट जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत बड़ा इसका कट हो गया है, घिस गया है, तो वो किसी भी प्रकार की दवाई से ठीक नहीं होगा। उसके अलावा बात आती है इंजेक्शंस लगाने की। घुटने में इंजेक्शन लगा के इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो जो घुटने में इंजेक्शन लगाए जाते हैं मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है विस्को सप्लीमेंटेशन, जो कहते हैं कि समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि ग्रीस खत्म हो गई है, तो घुटने के अंदर जो फ्लूइड होता है केवल 4 ml फ्लूइड होता है, 4 cc के करीब फ्लूइड होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसका काम होता है लुब्रिकेशन देना ताकि ये मूवमेंट अच्छे से हो सके। बहुत भर भर के फ्लूइड नहीं होता है नी के अंदर, ज़्यादा फ्लूइड होगा तो बल्कि ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा।
तो जो वो फ्लूइड की अगर क्वालिटी ख़राब हो जाए, वो फ्लूइड ख़त्म हो जाए, तब ऐसा एक सजेशन दिया जाता है कि अर्ली स्टेज में विस्को सप्लीमेंटेशन यानी कि उस विस्कस फ्लूइड को डाला जा सकता है घुटने के अंदर एक इंजेक्शन के माध्यम से, जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक ही काम करता है। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है, कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं है और इट्स ए कॉस्टली इंजेक्शन, तो उसका सजेशन नहीं दिया जाता। उसके अलावा स्टेरॉइड के इंजेक्शन का भी एक ऑप्शन होता है जिसका अपना एक सेफ्टी प्रोफाइल होना चाहिए। पहली बात तो ये स्टेरॉइड वैसा नहीं है जो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड टैबलेट खाने से, बॉडी में इंजेक्शन लगाने से, पर यहाँ पे इंजेक्शन डायरेक्टली जॉइंट के अंदर जाएगा, तो वो लोकली रहेगा, बॉडी के और हिस्से में जाएगा नहीं। प्रॉब्लम है कि जब कोई भी इंजेक्शन लगाते हो, घुटने का जोड़ एक सुपरफिशियल जॉइंट होता है, तो उसमें इन्फेक्शन का डर होता है कि कहीं इंजेक्शन लगाने से कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो वो पूरी सेफ्टी से लगाया जाए, पूरे तरीके से लगाया जाए, उसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करके। तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देते हैं आपको। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगभग 2-3 महीने तक आपके पेन को ख़त्म कर देते हैं, उसमें पेन किलर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ लेना चाहिए। अब ये भी देखना है कि कितने साल तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि आप सालों साल स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाते रहें। वंस फॉर ए वाइल ठीक है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं फैमिली, फाइनेंशियल, कि जहाँ इसको चूज़ किया जा सकता है या बहुत पेनफुल सिचुएशन है, तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन का ऑप्शन भी होता है। तो हमने अभी तक बात की है कि पेन किलर की कौन सी टैबलेट दी जा सकती हैं, कौन से सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, कुछ एडिशनल मेडिसिन्स भी होती हैं जो कि एज ए सप्लीमेंट दी जाती हैं, कुछ कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी मार्केट में आती हैं, पर सबकी सेफ्टी प्रोफाइल और सबकी एफिकेसी के बारे में कोई स्टैंडर्ड स्टडी नहीं है कि ये बहुत काम करते हैं। सब चीज़ें काम करती हैं अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 है। अगर स्टेज 2 से ऊपर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा घिस चुकी है, ये जो मेनिस्कस वाली स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा घिस चुकी है, तो फिर बहुत दवाइयों के कोई रोल नहीं होते हैं। फिर जो ऑप्शन आते हैं, जैसे अगर ये वाली जो स्ट्रक्चर है मेनिस्कस, ये कट फट गई है, तो दूरबीन के ऑपरेशन से उस हिस्से को, कि अगर बार बार घुटना फंस जाता है, लॉकिंग हो जाती है, पेनफुल हो जाता है और हमें ये पता लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर फटने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आर्थ्रोस्कोपी की एक सर्जरी की जा सकती है जिसमें उस स्ट्रक्चर को हटाया जाता है जो बार बार पेन क्रिएट कर रही है। सिर्फ उतना ही रोल है इसका आर्थ्रोस्कोपी का। उसके अलावा अगर घुटना बहुत ज़्यादा घिस गया है और सिर्फ एक ही जोड़ में घिसा है, ये बाहर वाली तरफ नहीं, सिर्फ अंदर वाली तरफ घिसा है, तो सिर्फ इतने वाले हिस्से को भी रिप्लेस किया जा सकता है। इसको हम यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। कुछ हिस्सों में जो बो लैगिंग होती है, घुटना टेढ़ा हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक प्रकार की सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें बोन को सीधा कर दिया जाता है। ऑस्टियोटमी की सर्जरी होती है थोड़ी यंगर एज में, 50 के करीब की एज में, वो भी एक ऑप्शन होता है। बट फाइनली जब सारी मेडिसिन का रोल ख़त्म हो जाता है और पेन की सिचुएशन इतनी होती है कि लगातार पेन किलर खाना पड़ता है, तो 2 इंडिकेशन होते हैं कि बोला जाता है कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। पहली बात तो नी रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जो हमारी प्रॉब्लम है, यानी कि जो ये एरिया ब्लू वाला ऊपर वाली बोन का है, नीचे वाली बोन का ये ब्लू एरिया है दोनों तरफ, और बीच की ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ इन तीनों को बदलने को घुटने का रिप्लेसमेंट बोला जाता है कि ये तीनों चीज़ें बदल दी जाती हैं। यहाँ पे मेटल की लेयर आती है, यहाँ पे मेटल का एक बेस प्लेट और उसके ऊपर प्लास्टिक का एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक का एक इंसर्शन लगा के इसी को ही रिप्लेसमेंट बोला जाता है। यानी कि जो पेन का कारण है उसी को खत्म करके उसमें रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है उस स्ट्रक्चर का, तो पेन खत्म हो जाता है। कराया क्यों जाता है? 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अगर आपको अर्ली 60s में पेन होना शुरू हो गया है और आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आपकी सोशल मोबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ लेने के लिए, पेन फ्री लाइफ अपने एल्डरली एज को एंजॉय करने के लिए जो सर्जरी होती है उसका पहला इंडिकेशन ये है, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं सर्जरी को कराने के। सेकंड स्टेज है कि आपको डॉक्टर ने बहुत पहले बोला था और आप सालों तक उसको टाल रहे हैं, अब आपकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही है, आप घर पे ही रहते हैं, चलते नहीं हैं और ये मसल भी वीक हो गई है। ये सेकंड स्टेज है कि जहां आपका प्राइमरी एम सिर्फ पेन खत्म करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जो बहुत लेट कराते हैं तो उनकी नी रिप्लेसमेंट की उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती है। जो कंपैरेटिवली अर्ली इंडिकेशन के साथ साथ कराते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो सोशली हर जगह घूम फिर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कंसिडरेशंस हैं जो कि नी में होने वाले, एल्डरली को होने वाले पेन के लिए जाती है। इसमें भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके उन सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट।